देश को आपस में बांटने के नाम पर एक सियासत की गई थी सरकार के द्वारा, उस कानून का एनआरसी सीए का विरोध करने के लिए, तो मैं राजेंद्र स्टेडियम में आया था। दूसरी बार जिस संगठन ने मुझे पाला पोसा, राजनीति का अलिफ तेबे सिखाया है, ABCD सिखाया है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्टेट कॉन्फ्रेंस में गांधी मैदान में आया था। नाम पे गौर कीजिएगा, पहली बार राजेंद्र स्टेडियम में, दूसरी बार गांधी मैदान में, और तीसरी बार मौलाना मजरुल हक कॉलोनी से होते हुए बस स्टैंड में। आज के सेमिनार का जो विषय है उस पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप सब जानते हैं कि एक हृदय विदारक घटना हुई, एक चॉपर का एक्सीडेंट हुआ और हमारे देश के वीर जवानों की आकस्मिक मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। सबसे पहले मृतकों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हम याद करना चाहते हैं आजादी के आंदोलन के उन वीरों को जिनकी याद में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि यह सेमिनार क्रांतिकारियों की उन महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया, और आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती बड़ी मशहूर है। आप में से शायद कुछ लोग ये जानते होंगे कि एक बड़ा मशहूर गाना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, और राम प्रसाद अशफाक उल्लाह खान दोनों मिलकर के ये गाना गाते थे, और राम प्रसाद बिस्मिल के नाम में बिस्मिल लगा हुआ है। जिस मुद्दे पे हम बातचीत करना चाहते हैं, आजादी के आंदोलन का क्या महत्व है, आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले जो महान विभूति हैं, और आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पे मैं कुछ चीजें आपसे साझा करूंगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बड़े हमारे वरिष्ठ साथी हैं शकील अहमद खान साहब, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मैं जिस विश्वविद्यालय से PhD किया है मैंने, मेरे से पहले वो उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जहां जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, इस धरती ने भी एक अध्यक्ष उस यूनिवर्सिटी को दिया है चंद्रशेखर के रूप में। आपकी धरती बड़ी महान है, ये राजेंद्र बाबू की भी धरती है, मौलाना मजरुल हक की भी धरती है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने वरिष्ठ साथियों की बात को गंभीरता से समझूं, जहीन तरीके से उसका अनुसरण कर सकूं, उसका पालन कर सकूं। लेकिन कई बार मुझे ऐसे मंचों पे कहीं ना कहीं थोड़ी अत्यधिक चिंता की बू आती है। मैं बड़ा खुश रहने वाला, मुस्कुराने वाला, आशावादी व्यक्ति हूं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत चिंता नहीं होती है। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता ने भी कहा, शकील साहब ने भी कहा कि मिट जाओगे। मैं कहता हूं कि नहीं मिटेंगे। कुछ दौर है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।
और पूरी जिम्मेवारी से मैं ये बात कहता हूं, शकील साहब ने कहा कि इस देश की मेजॉरिटी को तय करना है कि जमहूरियत की शक्ल क्या होगी, आईन का क्या उद्देश्य है और आईन कैसे, संविधान कैसे इस देश के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। मेरा नाम कन्हैया है। मेरी मां ने नहीं सोचा था कि मोदी नाम का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा, और वो मोदी जिस महिला को छोड़ करके चले गए उनका नाम यशोदा है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर कंस है तो कन्हैया भी होगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों को उठाने की, निभाने की जरूरत है। क्या है जिम्मेवारियां? सबसे पहली जिम्मेवारी यह है कि सच सच होता है, सच पर से कभी हम अपना भरोसा ना छोड़ें। झूठ 100 बार क्या 1000 बार कहा गया हो, लेकिन यह बात नहीं बदली जा सकती है कि गोडसे ने, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी कहता था, वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह सत्य नहीं बदला जा सकता है। इतिहास बदलने की बात करते हैं। अरे साहब, जिससे वर्तमान नहीं संभल रहा हो वो इतिहास क्या बदलेगा। और जहां तक आजादी का सवाल है, हमारे मित्र सुशील भाई ने कहा कि एगो को पद्मश्री दिया गया है, कहती हैं कि आजादी भीख में मिला है। ठेठ बिहारी आदमी हैं। हमारे यहां एक बात कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर हम और बेगूसरैया भाषा में बोलें तो कहते हैं उसको बानर क्या जाने आदि का स्वाद। तो उस मुहावरे के तर्ज पे मैं ये कहता हूं, जैसे बानर क्या जाने आदि का स्वाद, वैसे संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो आजादी के लिए लड़ता है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जो उस विरासत से अपने आप को जोड़ करके देखता है, वो उसके महत्व को समझता है। आजादी की बात हम भी करते हैं, आजादी का नारा हम भी लगाते हैं। देश से आजादी नहीं चाहते हैं, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम का जो करप्शन है, जिसका जिक्र हमारे साथी सुशील ने किया, कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल टिका हुआ था, अंग्रेजों को हमने भगा दिया। हमने जिनको अपना समझ करके कुर्सी थमाई, उन्होंने एक पुल बनाया, अंग्रेजों के पुल को तोड़ दिया और उनका पुल अंग्रेजों से बहुत कम समय में धराशायी हो गया है। हम इस लूट से आजादी चाहते हैं और हम अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि अगर देश को कोई बेचने पे उतारू है तो हम बचाने वालों की हुजूम भी तैयार करेंगे। इसी जिम्मेवारी के तहत मैं आपके बीच में आया हूं और आज हम आजादी के आंदोलन को इसलिए याद कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। और हमारा इतिहास यह है कि इस देश के भीतर तमाम तरीके के उतार चढ़ाव के बीच 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उस आजादी के आंदोलन के दौरान जो एक सामाजिक एकता बनी थी, एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये एकता हम बचा करके रखेंगे, दूसरे तरफ वो लोग थे जो कहते थे हम अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे। जो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गए, आज उनके नाम पर,
उनकी भाषा बोल करके हमारी एकजहदी को, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और यह कोशिश खतरनाक है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि भारत होने का क्या मतलब होता है, हिंदुस्तान होने का क्या मतलब होता है। हिंदुस्तान होने का मतलब यह होता है, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण, पांडे जी भी बैठे हुए हैं, दुबे जी भी बैठे हुए हैं, दोनों हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण। उनकी और अशफाक उल्लाह खान की, एक पठान की बातचीत हो रही है। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल को कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी मान्यता और धर्म के हिसाब से तुमको पुनर्जन्म मिल सकता है, हमारी ईमान के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर मुझे जन्नत नसीब हुई और मुझे ऊपर वाले से रूबरू होने का मौका मिला, तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा, एक बार और हिंदुस्तान भेज दीजिए, एक बार और मुल्क पे अपना जान निछावर करने का मन करता है। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं बाहर हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग आवाज उठाने के जुर्म में गलत तरीके से जेलों में बंद करके रखे गए हैं। अगर मैं बाहर हूं तो मैं आप तमाम लोगों के बीच घूम करके एक जो मोटी मोटी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए क्या बुरा की, क्या अच्छा की, ये आप जानते हैं। हमारा देश बड़ा गजब का है। हर कोई हर चौक चौराहे पे आपको क्रिकेट का और कांग्रेस का एक्सपर्ट मिल जाएगा। क्रिकेट और कांग्रेस दो ऐसी चीज है इस देश में जिस पर बातचीत करने के लिए इतिहास जानने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कुछ भी बोलता है। जब मैं 28 सितंबर को अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, और उसमें से एक दोस्त की बातचीत मुझे आज भी याद है। उसने कहा, और क्या डील हुआ है, यही भाषा थी। सुन करके बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि कई बार बुरी चीजों को हंस करके टाल देना चाहिए। वो उधर से बोला, क्या डील हुआ? हमने कहा, मंगलयान जाने का प्रयास कर रहा है, बहुत जल्द मंगल ग्रह पे अपार्टमेंट बनने वाला है, राहुल गांधी हमको डुप्लेक्स फ्लैट उसमें देने वाले हैं। कम से कम मुझ जैसे लोगों को और आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको इस नजरिए से मैं आपसे आग्रह करता हूं, देखना बंद कर दीजिए। आज के समय में कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की हमको जरूरत है जिसकी विरासत राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक की विरासत है। हमको उस कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जो गांधी की वो बात, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, जहां करुणा नहीं हो, दया नहीं हो, प्रेम नहीं हो, जिसमें दूसरों के दर्द से हम दुखी ना हो, वो क्या होगा? आज भगवान का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के जब इंसानों का खून बहाया जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, और ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरा नाम कन्हैया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, और खुले मन से मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूं, छोटा बड़ा नुक्कड़ चौक चौराहा बड़ी रैलियां, हर आंदोलन और हर संघर्ष से हमने ये संकल्प लिया है कि अगर देश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इस देश की संविधान और उस आजादी की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए संघर्ष को स्वीकार करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम बस आपसे
उस नजरिए को बदलने का आग्रह कर रहे हैं, जिस नजरिए की बातचीत हमारे शकील अहमद खान साहब ने की कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है, भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डनलप गद्दा पे लौटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85%, 15%, ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नंबर गिन रही थी। यह नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है, उसको कोरोना हो गया है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है। वो एक नंबर नहीं है। उस इंसान के भीतर भावनाएं हैं, उस इंसान का वजूद है, उस इंसान का इतिहास है, उस इंसान की विरासत है, उस इंसान की पहचान है। वो एक नंबर नहीं है। वोटों के इस खेल ने, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पे रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा। इस बात पे सहमति हुई थी। हमने जो संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार की, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, सबके वोट बराबर किए गए, महिला पुरुष के वोट बराबर किए गए। आप सब इस बात को जानते हैं। आज भी आपके और हमारे घरों में महिलाओं के अधिकार बराबर नहीं हुए हैं, लेकिन संविधान ने महिलाओं का अधिकार बराबर करके रख दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा वोट एक है और मेरी माताजी का वोट आधा है, उनका वोट भी एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे भैया का वोट एक है और मेरी दीदी का वोट आधा है, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा था कि चापलूसी से पद मिलता है, संघर्ष से अधिकार मिलता है। किसी भी सूरत में हमको संघर्ष नहीं भूलना है। और ये जो आज हमको मिला है, ये हमको लोगों की कुर्बानियों के बदौलत मिला है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ा करता था, परोपकारी वृक्ष। परोपकारी वृक्ष की कहानी यह है कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान एक आम का पेड़ लगा रहा था। तो एक नौजवान आदमी उससे पूछता है, करे साहब क्यों पेड़ लगा रहे हैं? आप तो मर जाएंगे, इसका फल भी नहीं खा पाएंगे। तो उस बुजुर्ग इंसान ने उस नौजवान को जवाब दिया, बेटा मेरे बाप दादों ने जो पेड़ लगाए थे उसका फल मैं खाया, मैं ये पेड़ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं। सवाल जब हम उठा रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिस विरासत को बचाने की कोशिश की गई, जिन अधिकारों को सुरक्षित किया गया, उस अधिकारों को बचाना इसलिए जरूरी है कि उसका फायदा जो हमको मिला है, हमारी आने वाली पीढ़ी का यह हक है
कि उससे ज्यादा फायदा उसको मिले और वो फायदा उनको मिले, वो फायदा हम उनके लिए सुनिश्चित कर सकें। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है, वरना यह सवाल आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सिर्फ कारवां लूटने वाला जिम्मेवार नहीं होता है, कारवां लुटाने वाला भी जिम्मेवार होता है।